होता है। कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जहाँ पे लगेगा इम्पोर्टेंट आप लोग भी बोलेंगे, वहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे और ये अवेलेबल रहेगा हमेशा। चुनाव ये रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई मोल क्या होता है। मोल डिफिनीशन, जब हम मोल की बात करते हैं, दिख रहा है, जब मोल की बात करते हैं तो मोल डिफिनीशन जानेंगे कि क्या होगा। 1 मोल की बात जब करते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या होगा, है ना। तो एक्चुअली जब भी हम मोल डिफिनीशन करेंगे या फिर जब हम मास की बात करेंगे तो जब C12 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो C12 में 12 ग्राम जो होता है आपका मोलिकुलर वेट या मोलर मास कहते हैं। तो मोल डिफिनीशन होता है कि वेट weight of a substance, weight of a substance or element in 12 gram of C12, ठीक है। इससे कंपेयर करते हैं वेट ऑफ ए सब्सटेंस और एलिमेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। अब देखो 12 ग्राम है आपका, तो 12 ग्राम में आप जानते हैं कि क्या होता है, पर मोल होता है। 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक वेट होता है 12 ग्राम पर मोल, अर्थात 1 मोल में 12 ग्राम। उसी से कंपेयर करते हैं सारी चीजें। लेकिन अगर हम मोल की फॉर्मूला लिखें तो इसी से आ जाएगा वेट बाई मोलिकुलर वेट। देखो ये विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसा करो इन नहीं करके विथ रेस्पेक्ट टू करो, ज्यादा बेहतर है। तो देखिए वेट अब आई मोलिकुलर वेट जो बोलते हैं, मोलर मास, इसको मास बाई मोलर मास कर सकते हैं, या तो इसको मास करो, इसी को वेट भी बोला जाता है, मास बाई मोलर मास, ठीक है। ये एलिमेंट का भी हो सकता है और सब्सटेंस मतलब कंपाउंड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब इसी डिफिनीशन से हम लोग आगे निकाले हैं कि 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स, या मोलिक्यूल्स भी इसको बोल सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी होगा इसमें, पार्टिकल्स, ions. Na is what? This is the Avogadro number. This is your Avogadro number. Gadro number. This value is your 6.023 10 power 23. Always remember this value. Okay. This
This is the first thing. Now second, AMU. This is your atomic mass unit. Atomic mass unit. ये क्या होता है? Is the mass is the mass 1/12 of C12 आइसोटोप. आइसोटोप क्या होता है? What is the isotope? What are the isotopes? Which having the same atomic number but different atomic mass. इसमें आइसोटोप में कार्बन का C12 होता है, C14 होता है, बट एब्यूडेंसी के रूप में सबसे ज़्यादा C12 पाया जाता है. इसीलिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, 12 ग्राम पर मोल. यहाँ AMU होता है, अर्थात ये पर एटम ऑफ C12 आइसोटोप पर एटम. एक एटम में जितना मास निकलेगा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1U. तो 1/12 ऑफ द C12. तो C12 का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम. और कितने में? 1 मोल में होता है. 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं टोटल? 1 ग्राम पर मोल. और यहाँ पे क्या कह रहा है? पर एटम हमको चाहिए. यू को क्या बोलते हैं? पर एटम. तो 1 मोल का वैल्यू डाल दीजिए 1 ग्राम और डिवाइडेड बाई 6.023 एटम्स. It will give the 1.66 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम. इतना ग्राम होगा. तो यूनिट होता है, जब भी हम किसी का एटॉमिक मास बोलते हैं तो हम लोग जनरली बोलते हैं इतना ग्राम पर मोल. कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल. बट उसको हम पर मोल नहीं बोल के डायरेक्टली यू लिख सकते हैं. उसका यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास का या मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होता है? तो यू होता है. ठीक है. यहाँ पे अगर हम कहें कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या लिखते हैं? 16 क्या? U. और 1U बराबर होता है, देखिए 1U के बराबर अगर इसको हम मान लें ग्राम पर मोल, इसको सिंपली 16 इंटू 1 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो कितना आया? 16 ग्राम पर मोल. इसीलिए बोला जाता है अगर हम सिंपली एटॉमिक मास अगर पूछते हैं तो यू कैन से 16U. If I ask the atomic mass of the carbon, then you can say 12U. 1U is equal to 1 ग्राम पर मोल. और इसका अगर वेट की बात करें तो 1U का वेट कितना होता है विदाउट मोल पर एटम? 1.66 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम पर एटम. क्या हुआ? ग्राम पर एटम. पर एटम पर मोल है और ये पर एटम है, क्योंकि एक मोल में इतना एटम्स होता है, उससे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही पर एटम होगा. अभी थोड़ा न्यूमेरिकल में चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये बात.
अभी फिर जानते हैं हम लोग कंसंट्रेशन की बात करें। कंसंट्रेशन मतलब ऐसे जनरली शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि गाढ़ापन, किसी सॉल्यूशन का गाढ़ापन। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब concentrated, if any solution is concentrated 10% by mass, 10%, then generally we say that that solution, और ऐसे कर सकते हैं, we say that 100 gram solution contains 10 gram solute, 10 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है जनरली दो चीजों का सॉल्यूशन, दो सब्सटेंस का, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा इसमें मिलाते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऑलवेज इन ग्रेटर लार्ज अमाउंट, सॉल्वेंट ये हमेशा लेस होता है इन द सॉल्यूशन और ये हमेशा मोर, लेस इन सॉल्यूशन, ऑलवेज मोर इन सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिसमें शुगर कम लेते हैं और वाटर ज़्यादा लेते हैं, उसका एक घोल बनाते हैं तो सर्व है। उसमें हमेशा शुगर कम रहता है, सो शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वह सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूट को अपने में घुला लेता है। अगर इसकी डिफिनीशन दें तो सॉल्वेंट इज दो सब्सटेंस व्हिच कैन टेक द सॉल्यूट इनसाइड। Solute is the those substance which is soluble in the solvent। अभी इस पे डिटेल नहीं और आगे भी है पढ़ना इस सब सारी चीजों को, तो अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट। अभी देखिए कंसंट्रेशन को तीन तरीकों से हम लोग समझते हैं। परसेंटेज बाय मास, एग्जाम्पल 10% अभी हमने बताया, 10% मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजोल्व 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, इसका ये मतलब। दूसरा इसको लिखते हैं स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल डब्लू। ये कैपिटल डब्लू सॉल्यूशन के लिए होगा और ये स्मॉल डब्लू जो होगा वो सॉलिड के लिए होती है। डिनोशन इसमें इंडिकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बाई वॉल्यूम, इसमें स्मॉल भी और कैपिटल इस तरह का रहेगा। परसेंटेज बाई वॉल्यूम डब्ल्यू बाई भी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि 10% डब्ल्यू बाई भी मीन्स, अगर 15% यहाँ लिखे 15 ग्राम सॉलिड
प्रेजेंट और डिजोल्व हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे 100 मिलीलीटर होगा। ग्राम में के लिए मिलीलीटर और केजी के लिए लीटर। केजी एसआई होता है तो लीटर भी उसी के हिसाब से लेते हैं। थर्ड वन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम फिर से रहेगा आपका, बट यहाँ पे रहेगा स्मॉल v बाई कैपिटल V। इसका मतलब है दोनों मिलीलीटर में लेना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कर दिया 18%, और स्मॉल v बाई कैपिटल V मीन्स 18 ग्राम सॉल्यूट। सिंपली इसको मैथमेटिकली डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट इन, सॉरी नॉट ग्राम, एक्चुअली ये ml होगा, 18 ml मिलीलीटर सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, डिजोल्व प्रेजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हम भी शुड सोल्व द न्यूमेरिकल, वहां तो और भी शॉर्ट में लिखेंगे। सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का जनरली इस कंसंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी बोलते हैं। अगर मोल के रूप में करेंगे तो कंसंट्रेशन मोलरिटी भी होता है, उसी के अनुसार मोलरिटी डिफाइन करते हैं हम लोग। क्या होता है मोलरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट और डिजोल्व, उसी अनुसार प्रेजेंट और डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए मोल से मोलरिटी बना, मोल मोलरिटी। यहाँ कंसंट्रेशन है बाई मास बाई वॉल्यूम, तो वो कंसंट्रेशन हुआ। लेकिन अगर मोल ग्राम, वहां पे क्या लिखते थे, ग्राम, इसमें क्या कर सकते हैं कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, और इसमें जैसे ये लीटर है आपका, ml है, उसी के अनुसार। तो मोलरिटी अगर m डिनोट करें तो दिस इज योर n बाई v, यहाँ पे लीटर में होगा, इन लीटर। अगर मिलीलीटर में रहे तो n इंटू 1000 कर देना, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, 1000 होता है। सो भी ये मिलीलीटर में अगर रहेगा तो 1000 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आता है मोलिलिटी। मोलिलिटी, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, बट कंपेयर करेंगे सॉल्वेंट से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, ग्राम सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। यहाँ भी 1 लीटर में हम लिख सकते थे 1000 मिलीलीटर, मतलब प्रेजेंट और डिजोल्व इन द 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। उसी तरह से इसको भी बोल सकते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
तो मोलिलिटी को जनरली m से डिनोट किया जाता है, मास को भी करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये हो जाएगा n बाई W इन kg, और ये n इंटू 1000 हो जाएगा अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में अगर होगा तो। W इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सो दिस इज द मोलिलिटी। अगर इसका हम यूनिट देखें तो दिस इज द मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट। तो मोलिलिटी अगर नहीं लिखा रहे, कहीं पे इस तरह का यूनिट दिया रहे, तो समझेंगे हम लोग दिस इज द मोलिलिटी। उसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं मोल पर केजी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉर्मलिटी। जैसे हम लोग मोल को कंपेयर करते हैं, उसी तरह से नॉर्मलिटी। तो उससे पहले जिसे हम कहेंगे अगर हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लें तो कितना मोल ऑफ वाटर बनेगा? 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। जनरली इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ 2 है तो 2 इंटू 1 मोल, ये क्या हो जाएगा? 1 मोल। नोट डाउन इट। इसी तरह से लिखना है हम लोग, नहीं तो सीधे लिखते हैं 2 मोल। ठीक है, 2 मोल बच्चे के लिए है कि भाई 2 है तो 2 मोल, लेकिन यहाँ होना चाहिए 2 इंटू 1 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाँ, तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में कितने हो जाएंगे? अगर 1 मोल की बात करें इस तरह से, यहाँ पे ये इक्विवेलेंट होगा सारा का सारा, और ये 2 इंटू 6.023, ये एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसको हम लोग लिखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या इसी को बोलते हैं NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कहीं NTP लिखा रहेगा, कहीं पे STP लिखा रहेगा। जैसे आप 2 इंटू 1 मोल करते हैं, वैसे ही वॉल्यूम होता है। एक मॉलिक्यूल का या एक कंपाउंड का जो भी रहेगा उसका एक वॉल्यूम बोला जाता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1 भी। यहाँ पे 1 है सो 1 भी, यहाँ पे 2 है 2 इंटू 1 भी। और 1 भी एट STP या NTP पे 22.4 लीटर होता है। तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे 22.4 लीटर। 1 भी का मतलब 22.4 लीटर। दिस इज 2 इंटू 22.4 लीटर। ये है आपका इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब तो यहाँ पे मोल से कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टोटली, नथिंग बी लेफ्ट हियर, एंड प्रोड्यूसेस द 2 मोल ऑफ द हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये हम लोग इक्विवेलेंट मान सकते हैं यहाँ पे दिस। इसको कंपेयर कर सकते हैं मैथमेटिकली। ये सारे जो हैं इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लाइक दैट। अगर मान लीजिए कहा जाए कि ठीक है, ऐसा कीजिए कि भाई 2 मोल आपका है, लेकिन हमको लेना है हाइड्रोजन 5 मोल और ऑक्सीजन लेना है 3 मोल, तो उसके हिसाब से लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ जाएगा। फिर तो क्या होगा लिमिटिंग रीजन हम लोग देखेंगे। ठीक है,
इसे जनरली जान लीजिए। यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, एक लिमिटिंग रीएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लिमिटिंग रीएजेंट के अनुसार हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे ये एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ये स्टेचूमेट्री रूल के हिसाब से। दीज ऑल आर द अकॉर्डिंग एज स्टेचूमेट्री। स्टेचूमेट्री एज पर स्टेचूमेट्री ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा मूल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये तो स्टेचूमेट्री जो नियम है उसके अनुसार हुआ, और हमने कहेंगे कि भाई ठीक है आप 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ले लें, ये तो नियम के अनुसार 2 मोल वाटर बनना चाहिए। लेकिन मेरे पास अगर हाइड्रोजन मान लीजिए कि 10 ग्राम है और ये है 7 ग्राम, अब इसके अनुसार इसको निकालना पड़ेगा कि भाई कितना वाटर बनेगा, कितना पानी बनेगा। तो हम लोग पहले स्टोइचियोमेट्री से कंपेयर करेंगे, उसमें हम लोग लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लिमिटिंग रीएजेंट ये कुछ नहीं होता है, इस दोनों रिएक्टेंट में जो सबसे कम होता है या सबसे पहले कम होगा, सबसे ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्शन करके, उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रीजन। तो ये लिख सकते हैं इज ए रिएक्टेंट which consume firstly, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है उसी को लिमिटिंग बताते हैं। कैसे पता करेंगे लिमिटिंग? इसे दिया हुआ है, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग reagent? Suppose given in the question ऊपर वाले में H2 the masses of given in the question, इसको ऐसे करो, देख ही लेते हैं। therefore the masses of hydrogen and oxygen are 10 gram and 8 ग्राम, या मान लीजिए कि इसको हम कर देते हैं 12 ग्राम। ओके, अब हमको कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रीजन क्या है, किससे कंपेयर करेंगे? ये गिवन मासेज हो गया आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रीजन, कुछ नहीं करना है। स्टेचूमेट्री अगर ग्राम में है तो इसका सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्टेचूमेट्री मासेस या मोल्स करो, मास नहीं, डिवाइडेड बाय गिवन मोल। सबसे पहले स्टेप ये करना है, दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 दोनों का निकाल लेना है। चेक
which ratio is less, that will be limiting reagent. नोट कर लीजिए। उसके बाद बताते हैं इसमें, जैसे हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर। आपका दिया हुआ 10 ग्राम एंड 12 ग्राम, तो मोल निकालेंगे तब तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा स्टेचुमेट्री कॉफिशियंट्स, दिस ऑल आर कॉल्ड स्टेचुमेट्री कॉफिशियंट्स। 2 मोल यहाँ पे है दिया हुआ, यहाँ पे 1 मोल एक्चुअली में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन। तो क्या होता है, W बाई मोलिकुलर वेट। यहाँ पे M इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि M मोलिडिटी को दिखाया है, डायरेक्ट लिखेंगे मोलिकुलर वेट। तो W मतलब 10 ग्राम जो दिया हुआ है, तो 10 और मोलिकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा, 1 होता है इसका एटॉमिक मास। सो 2 हाइड्रोजन है तो 5, सो 5 ग्राम पर, सॉरी 5 आ गया, मोल बाई मोल कट के कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी निकालना होगा। तो ऑक्सीजन का होता है 16, सॉरी यहाँ जो दिया हुआ है 12 ग्राम, अब आई मोलिकुलर वेट 16, काट दीजिए। 3/4 मीन्स 0.75। अब देखिए इसमें मिनिमम कौन हुआ, ये तो मोल हुआ भी ना, ये तो मोल हुआ। अब रेशियो, लिमिटिंग रिएजेंट रेशियो निकालते हैं। यह 2/5 और यहाँ पे ले लेंगे 1/0.75, तो ये हो जाएगा 0.4 एंड दिस विल गिव यू 100/75, 25 से करें 4, ये 4/3, इट्स मीन 1.66, इस तरह से आएगा। तो इसमें लेस कौन हुआ, हाइड्रोजन हो गया, है ना। सो दिस इज द लेस हियर, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्रश्न ये आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका क्या यूज है। ठीक है, आप लिमिटिंग रिएजेंट कर दिए, बस इतना ही। अब खेला शुरू होगा इसका। लिमिटिंग रिएजेंट है, अब नहीं पता चलेगा कि कौन कंज्यूम्ड पहले हो गया और कौन बचा हुआ है रिएक्शन में, टोटल का टोटल नहीं हुआ है। आपका 10 ग्राम हाइड्रोजन का लिया और 12 ग्राम लिया था आपने ऑक्सीजन का, तो कौन कितना रिएक्शन हो गया और कितना क्या बच गया देखना पड़ेगा। नाउ जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी को हम लोग कंपेयर करें। लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन से करेंगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बताया था कि इक्विवेलेंसी करिएगा तभी बराबर होगा, और 1 मोल स्टेचुमेट्री से, इसलिए आपका हाइड्रोजन का कितना मोल है, 5 मोल। तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5/2 अर्थात 2.5 मोल ऑक्सीजन। तो
2 मोल और आधा लग रहा है इसका। अगर 10 है, 10 के हिसाब से 5 है तो 2.5 मोल ऑक्सीजन आएगा। और आपका मोल कितना दिया हुआ है? 0.75। उसी के हिसाब से हम वो निकालेंगे। नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, जरा सा उल्टा हो गया, क्योंकि कम देखिए ये आ रहा है, इसको स्टेचोमेट्री से डिवाइड करेंगे। आपका 5 मोल हाइड्रोजन का है, तो स्टेचोमेट्री से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। और इसका 0.75 गिवेन मास बाई गिवेन मोल बाई स्टेचोमेट्री मोल करेंगे। थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ, तो यहाँ पे बाई 1, सो दिस इज द 0.75। अब देखिए लेस कौन हुआ? दिस इज योर लेस, राइट। तो यही हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजन। अब देखिए, चलिए जो होता है सो ठीक ही होता है। एक बार हमने लिमिटिंग की गलती से इसको मान लिया, तो देखिए इसके बराबर ये करना होगा। लेकिन अब अगर लिमिटिंग रीजन ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे करिएगा 1 मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो कितना मोल आपका है? 0.75। तो 0.75, देखिए इसको इसलिए किया जाता है कि जो पहले खत्म हो जाएगा, जो रिएक्टेड हो जाएगा, तो कम रहेगा, तो फिर बचेगा नहीं वो। और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो जो स्टेचोमेट्री रेशियो उसके अनुसार उसको मिलेगा रिएक्शन के लिए। और जो बच जाएगा वो पड़ा रहेगा प्रोडक्ट के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन वैसे ही रखा रह जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 0.75 इंटू 2, सो दिस इज द 1.5 मोल हाइड्रोजन। अब टोटल कितना है आपका? टोटल 5 मोल है, और आपका कंज्यूम कितना हुआ है? 1.5। ऑक्सीजन पूरा हो गया, और जो लिमिटिंग रीजेंट है वो नहीं बचेगा। कंज्यूम्ड ऑल, सिंस oxygen is limiting reagent, so it will not to be left, ये नहीं बचेगा। बट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेड, कितना रिएक्टेड हुआ? 1.5। टोटल हाइड्रोजन कितना था पहले से लिखो। टोटल हाइड्रोजन अवेलेबल आपके पास कितना है? तो कह रहा था कि 10 ग्राम, 10 ग्राम को मोल में बदला तो 5 मोल। और कंज्यूम्ड कितना हुआ? हाइड्रोजन कंज्यूम्ड अर्थात रिएक्टेड 1.5 मोल। तो लेफ्ट कितना रह गया? दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 3.5 मोल्स। अभी भी आपका हाइड्रोजन बेकार का पड़ा हुआ है, उसको हटा लीजिए। ये होता है इसका मीनिंग। तो जब तक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन क्या चीज बच रहा है और क्या चीज जा रहा है? समझ गए? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जहां पे आपने कैलकुलेशन में लिखा था स्टेचोमेट्री मोल्स डिवाइडेड बाय गिवेन, उसको उल्टा लिख लेंगे, गिवेन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टेचोमेट्री मोल्स। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, तो
केमिकल रिएक्शन के बारे में तो जानना ही होगा। एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी से इक्विवेलेंसी निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें नॉर्मलिटी जानना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वहां पे लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी में, यहां पे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वहां लिखते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला आएगा नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाई इन मिलीलीटर। ओके, तो सिंपली हम लोग यहां से देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, NV इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेते। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, सो दिस इज द ग्राम। अगर इसी को हम देखा जाए मिलीलीटर में भी करना चाहे, यहां पे आपका इन लीटर, और अगर हम यहाँ पे मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालें तो देखिए, तो 1000 ये मिली बन जाता है तो मिलीग्राम ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन ये वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो जाएगा। यहाँ पे इन मिलीलीटर, तो जहां मिलीलीटर रहेगा वहां मिलीग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे। वॉल्यूम आपका अगर मिलीलीटर में है तो डेट इज इन मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और जहां पे लीटर में है वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। और दोनों बराबर होगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये चीजें हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग जानते थे, अब जानेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा G/E, G/E इक्विवेलेंट। G किसका वेट होता है, ये दिस इज द G एंड दिस इज द इक्विवेलेंट। अगर वेट की बात करें, ग्राम वेट मतलब वेट इन ग्राम, ये कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। इसको जनरली हम लोग W/E लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट का, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ये इक्विवेलेंट वेट हुआ और ये ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने आना चाहिए, यहाँ पे n फैक्टर आता है, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं। अगर इस क्लास को आप पूरी ढंग से कर रहे हैं तो समझ जाइए कि मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ दिलखुश लिखा था आपने, चलो कभी छूट जाएगा तो आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, उसमें देख लेना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट वेट, दिस इज योर मोलिकुलर वेट बाई
NF ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे NF जो हुआ N फैक्टर कहलाता है, या बैलेंस फैक्टर भी कहते हैं इसको। NF निकालना जरूरी है। मॉलिक्यूलर वेट तुमको सबका पता है, एटॉमिक वेट सबको पता है, इसको मोलर मास भी कह सकते हैं, है ना। मोलिकुलर वेट या मोलर मास या एटॉमिक मास। सबसे बड़ी बात है टू फाइंड NF। अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट, चार्ज पार्टिकल सभी में अलग अलग तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे जस्ट वेट, थोड़ा इंक डाल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां से अगर हम नॉर्मलिटी की बात करें, सो दिस इज योर ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अब आई भी ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, दिस इज योर, हाँ, वेट। अब आई इक्विवेलेंट वेट, राइट। अब आई भी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाई NF। तो W ये हो जाएगा, मोलिकुलर वेट को एक साथ कर दो, ठीक है। इस V को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, NV, और ये बच जाएगा आपका 1/NF। ये देखिए क्या है, वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है मोल, दैट इज N, और NF। सॉरी, NF तो ऊपर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा NF, तो ये N इंटू NF हो जाएगा। तो आपने देखा कि NV इजकल टू N इंटू NF हुआ, ठीक है। मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स V implies MV इजकल टू N, या यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इजकल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब इस दोनों को कंपेयर करें या इसमें पुट कर दें तो देखिए तो क्या मिलेगा, NV इजकल टू MV इंटू बैलेंस फैक्टर। देखा आपने, यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, सो N इजकल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर, दोनों में ये डिफरेंस है।
नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलिडिटी इंटू एन फैक्टर, बैलेंस फैक्टर। या अगर मोलिडिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी बाई एन एफ। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि टू फाइंड द एन एफ, हाउ वी विल फाइंड द एन एफ। एन एफ इज द इम्पोर्टेंट मोलिकुलर वेट, ऑलरेडी वी नो। इफ वी want to know the equivalent weight or gram equivalent, we should know the NF, otherwise we can't calculate it. Note down. सभी एलिमेंट का, कंपाउंड का, एसिड बेस का, ये सारी चीज़ों का अलग अलग हम लोग NF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भी जानेंगे। नोटेड। For element, एलिमेंट हो या चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल या आयन, इसका जो NF होता है कितना होता है? जितनी वैलेंसी होती है या जितना चार्ज होता है। अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज उस पर होगा, तो चार्ज जितना होगा उतनी NF होगा। आयन है तो आयन से होगा। एग्जाम्पल, NF ऑफ मान लीजिए क्लोरीन का, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का हम निकालते हैं, वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन का? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है। अब आयन की बात अगर हम करें, जैसे कैल्शियम की बात करते हैं, ये देखो आयन है, तो कैसे करेंगे इसको? जितना इस पे आयन है उतना लिखेंगे, बस। दिस इज द NF। क्लियर है? ये NF हो गया। उसी तरह से फॉर कंपाउंड, कंपाउंड का क्या करते हैं? ये सिंपली चार्ज ऑन केटायन और एनायन जो होगा चार्ज, केटायन या एनायन पे जो चार्ज होगा वही NF देगा ये। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, इसका NF कितना होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं, चार्ज अगर देखना चाहें आयरन पे तो देखिए इसकी वैलेंसी इधर होती है और इसकी इधर होती है, अर्थात इस पे वैलेंसी 3, इसका मतलब चार्ज कितने होंगे इस पे? 3+ हो जाएंगे। या अगर ऑक्सीजन के रूप में भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए कि कितना होगा। तो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे NF कितने हो जाएंगे? 3। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड, इसको अगर आयन के रूप में हम लिखना चाहें तो सोडियम प्लस, तो इसका NF कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1।
उसी तरह से अगर सोडियम सल्फेट की बात करें 2, तो देखिए NF जो होता है ये वैलेंसी चार्ज आयंस पर स्पेसीज होगा, ठीक है, पर स्पेसीज या पर एटम कह सकते हैं आप। यहां देखिए सोडियम का कितना होगा, ये Na प्लस, सोडियम का एक ही होता है, लेकिन यहाँ सोडियम है कितना, 2 है, तो इसका NF कितना होगा, 2 इंटू 1 अर्थात 2 हो जाएगा। यहाँ 2 एटम है सोडियम का, इसलिए सोडियम का कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पर एटम चार्ज नहीं लेना है, टोटल एटम का लेना है, टोटल स्पेसीज का लेना है, इसलिए ऐसा। This is the method to find the NF here। अभी हम लोग जानेंगे और किसका, एसिड बेस का। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एसिड, ठीक है। यहाँ पे NF जो होगा, दिस इज योर बेसिसिटी होगा, ठीक है। ये क्या होता है बेसिसिटी, हाँ, द नंबर ऑफ H आयन फर्निश्ड, कितना H आयन फर्निश्ड करता है उस पे निर्भर करेगा, यदि कि उसमें जितने H दिख जाएगा उस पे नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम फॉस्फोरिक एसिड देख लें, इसमें हम देखेंगे कि अरे ये तो 3H है, तो चलो 3 हो जाएगा। बाई फॉर्चुनेटली यू आर राइट, ये सही है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं NF ऑफ H3PO3 का, तो यहाँ भी 3 है H, तो 3H देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, इसका होता है 2, और NF H3PO2 यहाँ भी 3 होना चाहिए, जबकि होता है 1। दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज योर फॉस्फोरस एसिड, दिस इज योर हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है। दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज योर फॉस्फोरस, acid, this is your hypophosphorus, acid। कैसे होता है तो समझिए, इसका स्ट्रक्चर समझिए, तब समझ में आए। दिस इज योर 5, इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है, इसमें 5 बॉन्ड होते हैं, फास्फोरस के 5 बॉन्ड होते हैं। तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4 लगाओ, और इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है वही आपका फर्निश्ड करता है यहाँ पे, अर्थात वो देता है, अगर इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, वाटर में डालेंगे या इसके सॉल्यूशन में, तो डिजोल्व जो करता है हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से लगा होता है वो, तो यहाँ पे NF कितना हो जाएगा, 3। लेकिन जब फास्फोरस की बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड O, इसकी
5 बॉन्ड तो होगा, ऑक्सीजन भी 3 है। तो 3 ऑक्सीजन हो गया, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ। ऑक्सीजन नहीं है तो बच गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड पी के साथ बनाता है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आपका फर्निश्ड नहीं करेगा, जब भी करेगा जो ऑक्सीजन के साथ होगा वही फर्निश्ड करेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है फर्निश्ड कर रहा है इन द सॉल्यूशन, सो दिस इज NF इक्वल टू 2। यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस में 2 ही ऑक्सीजन है, बॉन्ड तो पूरा करना है तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो हाइड्रोजन देखिए पूरा हो गया, सारे बॉन्ड और एटम सब अपनी अपनी स्थान पे क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑक्सीजन के साथ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, सो फर्निश्ड ओनली 1 हाइड्रोजन हियर, सो NF इक्वल टू ओनली 1। ठीक है, सो दिस इज द बेसिसिटी। अब आप कहेंगे कि भाई NF H2SO4 का क्या होगा, तो यहाँ पे 2 होगा। NF HCl का 1 होगा, इसी तरह से जनरली, लेकिन इस केस में आपका 3 अलग अलग होता है। क्लियर, नोटेड। एक बार से नहीं होता है, बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज योर 4 फॉर बेस। यहाँ पे NF जो होता है, दिस इज योर एसिडिटी। बेस में एसिडिटी होता है और एसिड में बेसिसिटी होता है। व्हाट इज दिस एसिडिटी? द नंबर ऑफ OH आयन फर्निश्ड। कितना नंबर ऑफ OH आयन फर्निश्ड करता है, देता है। ठीक है, अब जैसे NF NaOH, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, OH माइनस, एक OH दे रहा है यहाँ पे, तो दिस इज द 1। NF ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहाँ 2 होगा, यहाँ कितने हैं, 2OH माइनस है, तो 2 OH देगा। इसको स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कैल्शियम OH OH, तो यहाँ से पूरा का पूरा OH ही दे देगा, क्योंकि ये बेस है, तो बेस में OH देते हैं, बेस को कैसे, और वहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड एसिड था, तो एसिड में हाइड्रोजन ही देगा, और हाइड्रोजन कमजोर कौन होगा, जो ऑक्सीजन के साथ होगा। OH नहीं दे देगा क्योंकि वो बेस नहीं है, एसिड है। अगर वो बेस होता तब OH देता, लेकिन वो एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस, तो वो H ही सिर्फ दे सकता है। तो जितने ऑक्सीजन में लगे हुए वो कमजोर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए वो देता है वहाँ पे एसिड, और यहाँ पे OH देगा, जितने OH दिख रहा है उतना पूरा दे देगा। दैट्स बाई NF इक्वल टू 2। अभी इंपॉर्टेंट आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे NF, तो देखिए
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, KMnO4, ये एसिडिक मीडियम में, इसको नोट करो, एसिडिक मीडियम Mn2+ देता है, फर्स्ट वन। माइल्ड बेस या इसी को बोल न्यूट्रल में, ये जो होगा ये देता है Mn पे 4 पावर 4+, KMnO4 ये देगा आपको, ये बेसिक मीडियम होता है, फुल्ली बेसिक मीडियम। ईयर 6+। अब यहाँ पे जब हम निकालना चाहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बताए थे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम व्हेन इट रिएक्ट और इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए पोटासियम का जनरली +1 लेते हैं हम लोग, इसको 1 कर देंगे, जिसका निकालना हो उसको x मान लेंगे, और ये इसका होता है -2 ऑक्सीजन का। जनरली वैलेंसी ही नोट करते हैं, लेकिन हर जगह वैसा नहीं होता है, लेकिन इन जनरल केस हम लोग वैलेंसी को नोट करते हैं। 2 होता है माइनस, और ये कितने ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पे x बराबर कितना, और इक्वल टू 0 करते हैं। x इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने, 8 और -1 7, सो दिस इज द +7। अब आप देखिए कि 7 से 2 चेंज कितना हुआ। अभी हमने कहा था इसमें NF जो होगा निकालने के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो बताइए कितना चेंज हो गया, 7 - 2 = 5। यहाँ पे 7 से 4 जा रहा है, इसमें बड़ा में छोटा करेंगे, नहीं कि 4 - 7 करें, इसमें माइनस प्लस नहीं होता है NF में, तो ये हो जाएगा 4, कितने हो जाएंगे 3। इसको याद रख लेना है बनाने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, इसको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टाइम वी शुड नो दिस ऑल थिंग एंड रिमेंबर इट। देखिए उसी तरह से K2Cr2O7, this is the potassium permanganate, this is your potassium permanganate, potassium permanganate, this is your potassium dichromate। ये सिर्फ एक ही मीडियम में रहता है, एसिडिक मीडियम में। ये सिंपली देता है 3+। यहाँ पे NF निकालेंगे, और यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 2 + 2x क्रोमियम का निकालना है, और -14 हो जाएगा, = 0। सो x = कितने हो जाएंगे, +6। तो NF जो है 6 से 3 में जा रहा है, 6 - 3। अब देखिए क्रोमियम कितना है, 2, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, अर्थात 2 Cr देगा आपका, 2 एटम ऑफ क्रोमियम हो गया, तो 1 Cr का 6 - 3 हुआ, तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर से ये 6 आ गया। तो इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट को याद रखना है कि इसका NF कितना होता है,
6 होता है, जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा विदाउट टेकिंग मोर टाइम। इस तरह से बहुत सारे हैं, उसको हम लोग देखेंगे अभी। ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, और तो सब इजी था। इसको देख, अभी 3 कुछ चीज़ों को नोट करके याद कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पायराइट का बताते हैं। पायराइट, इसको बोलते हैं आयरन डाई सल्फाइड, FeS2 देख लो, या फेरस डाइसल्फाइड। इसमें आयरन का 2 होता है और सल्फर का 1 होता है। यहाँ पे सल्फर का -1 होता है, तो 2 हो गए तो 2, और यहाँ पे इसका +2। ये क्या होता है, जब इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं तो Fe2 में कन्वर्ट होता है 3 में, 2 से चला जाता है ये 3 में, और सल्फर जो है वो चल जाता है 4 में। ठीक है, आयरन जो है +2 से 3 में जाता है, और सल्फर जो है -1 से 4 में जाता है। अब इसका दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 4, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो सल्फर कितने स्पेसीज है, एटम है 2 है, तो इंटू 2, सो दिस इज योर 10। तो NF जो निकालेंगे हम, वो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अर्थात 1 + 10 कितना हो गया, 11 हो गया। सो दिस इज द 11। तो याद रखना, इसको रिमेंबर कर लेना, समझने के लिए तो बता दिया। एलेवन याद रखना है कि पायराइट का कितना होता है, NF 11। जैसे एटॉमिक नंबर याद रखते हो वैसे इसको भी याद रखें, राइट डाउन। एक आर्सेनिक सल्फाइड का भी होता है। Noted? Yes. Number 5. Yes. Arsenic sulfide. ये आर्सेनिक जो होता है, यहाँ पे देखो इसका 3 है, +3, और इस सल्फर में
वहाँ पे हमने देखा था आयरन डाइसल्फाइड, अर्थात एक सल्फर का वैल्यू जो है वहाँ पे वैलेंसी 0 लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और एक का 2 लेते हैं, तो 2/2 1 हो जाता है। यहाँ पे 2 ही रहेगा, -2। सल्फर का -2 ही होता है चार्ज, या वैलेंसी 2 होता है। ये जब आर्सेनिक में कन्वर्ट होगा, दिस ऑल आर कॉल्ड हाफ रिएक्शन। ये सभी जो हैं क्या कहलाते हैं? जब हाफ पूरा का फुल रिएक्शन नहीं लिखते हैं, जिसको एक्चुअली हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या NF निकालने के लिए, N फैक्टर निकालने के लिए हम लोग हाफ रिएक्शन का यूज करते हैं। तो ये चला जाता है आर्सेनिक +5 में, और सल्फर चला जाता है -6 में। वहाँ पे सल्फर कितना गया था? -4, और यहाँ पे -6। यहाँ आर्सेनिक जो है 3 से 5 में। सो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो यहाँ देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन। यहाँ पे चेंज करो आर्सेनिक के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए? आर्सेनिक के लिए। तो देखिए तो कितना आएगा? 5 - 3। अब कितना एटम यहाँ पे है? 2 एटम, तो इंटू 2, तो 5 - 3 कितना हो गया? 2 × 2, तो 4 हो जाएगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सल्फर का। तो देखिए सल्फर का -6 और माइनस माइनस प्लस, तो सब बड़े में छोटा वो करते हैं, तो -2 और माइनस माइनस +6, और इंटू सल्फर कितने? 3 है, तो कितने हो जाएंगे? 12। 6 - 2 4 × 3 12। टोटल कितने हो जाएंगे? इसलिए NF जो है ये टोटल निकलेगा 4 + 12। कितने हो गए? हाँ, 16 हो गए, राइट। हो रहा है यार, नहीं ये सल्फर में जाके आपका प्लस हो जाता है, सॉरी, यहाँ पे कितने सल्फर में आता है? +6 जाता है, तो इसके अनुसार आपका यहाँ पे 6 - -+2 हो जाएगा, तो कितने हो गए? 24। ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है, कुछ केमिस्ट्री में चीज़ों को याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। सो दिस इज योर 28। अच्छा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो इसका, तो क्या लिखेंगे? मोलिकुलर वेट बाई NF। मोलिकुलर वेट कितना है? जितना भी होगा उतना लिख के, बाई 28 होगा इक्विवेलेंट वेट। देख लो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ निकालना चाहेंगे तब क्या होगा? W/E, जो मास दिया रहेगा इन योर क्वेश्चन, पुट देयर एंड डिवाइडेड बाई E। सो कुछ चीज़ें हैं जिसको कि याद, मतलब समझ के रखना पड़ेगा, जैसे पायराइट हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, ये सारी चीज़। एक डिस्प्रोपोर्शनेट आता है, हाइपोफॉस्फोरिक फॉस्फोरस एसिड, अभी देखा था हमने।
नंबर बताओ। डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट ये होता है डिसप्रोपोर्शनेट इनटू, दो भागों में डिसप्रोपोर्शनेट होता है, अर्थात दो तरह से ये बनता है। इसको एक ही रिएक्शन में नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग रिएक्शन में करना पड़ेगा। इनटू कितना कितना में बन रहा है, तो PH3 एंड H3PO3 माने हाइपो फॉस्फोरस से फॉस्फोरस में जा रहा है, PO3 एंड PH3 इस तरह से बन रहा है। तो इसको उस तरह से नहीं निकालेंगे क्योंकि एक रिएक्शन में नहीं है, अलग अलग रिएक्शन होगा। अर्थात PO2 एक बार बनता है H3PO3 में और दूसरी बार PH3। अब देखिए यहाँ पे निकालना होगा तो 3 + x और -4 = 0। सो x = कितना हो जाएगा +1। और यहाँ पे निकालना होगा तो 3 + x - 6 = 0। सो x = 3। तो यहाँ पे देखिए 3 बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कर गया। यहाँ पे भी आपका +1 ही रहेगा और यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन का कितना होता है +1, हाइड्रोजन प्लस होता है, ये 3 हो जाएगा। सो x = -3। देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस का माइनस हो गया, रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे NF, ठीक है। दिस इज द NF1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 2। यहाँ पे अगर निकालेंगे NF2, ये अलग अलग है। सो 1 - +3, ये माइनस होगा ना, माइनस और -3, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे। सो दिस विल बी योर 4। अब इसको डायरेक्ट हम जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग इक्विवेलेंट बिट देगा। इसका अगर इक्विवेलेंट हम निकालें तो ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, तो अलग अलग लेना पड़ेगा। तो E1 जो होगा, दिस इज योर मोलिकुलर वेट। अब भाई क्या होगा, सपोज दैट दिस इज द मोलिकुलर वेट 1। अब आई NF1 मोलिकुलर वेट 1/2 है ना। किसका हम निकाल रहे हैं, तो इसका निकाल रहे हैं, तो इसका तो सेम ही रखेंगे, मोलिकुलर वेट बाई 2। और यहाँ भी अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलिकुलर वेट बाई NF मतलब NF2 मतलब 4, और दोनों का इक्विवेलेंट निकालना होगा E = तो दिस विल बी, चूंकि ये आप निकाल किसका रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, ओके। यही इसमें कन्वर्ट हुआ और यही सेम कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हुआ, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट वेट होगा किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एटम का अलग अलग होगा क्या मोलिकुलर वेट, नहीं ना। तो इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन हाफ रिएक्शन के लिए ये अलग होगा, ये हाफ रिएक्शन हुआ, ये हाफ रिएक्शन, तो दोनों को फुल रिएक्शन के लिए हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये फिजिक्स की तरह, फिजिक्स में जैसे वेक्टर था वैसा वेक्टर नहीं है जो कि डायरेक्शन के साथ करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर रूप में है, तो इसको जोड़ देंगे। तो मोलिकुलर वेट बाई 2 प्लस मोलिकुलर वेट बाई 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3/4 इंटू मोलिकुलर वेट। किसका मोलिकुलर वेट, इसका।
इसका मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3 फास्फोरस का 31 और प्लस 32, देखिए कितना आता है 66। तो इसको निकाल सकते हैं 66, 3 इंटू 66/4 कटेगा 99/2। सो दिस इज योर 49.5 इक्विवेलेंट वेट हुआ। तो डिस्प्रोपोर्शनेट के केस में ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है, मतलब H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वह 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि NF निकालना, ये NF जुड़ेगा नहीं, एक रिएक्शन नहीं है कि हमने 2 और +4 कर दिया तो 6 हो जाएगा। तो देखो तो 66/6 करेंगे तो कितना 11 आ जाएगा, आया 11, 49.5 है। सो देयर विल बी डिफरेंस हियर। एक और क्वेश्चन इसी तरह की चीज देखेंगे हम लोग ब्रोमेट में। BrO3 माइनस, यहां से भी ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है, यहां से कन्वर्ट हो रहा है और यहां से भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ 2 हो गए। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि एक चीज 2 भागों में बटा और यहाँ पे 2 चीज मिलकर 1 भाग हो। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रोमाइड निकालने के लिए यहाँ पे x और -6, इधर माइनस अगर रहेगा, जब कुछ नहीं होता था तो 0 लिखते थे, अगर कोई चार्ज होगा तो चार्ज के बराबर यहाँ लिखा जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ +5 हो जाएगा। यहाँ तो माइनस है ही तो यहाँ तो -1 होगा ही होगा और यहाँ पे 0 है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 5 - 0 कितना 5। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 -+1 अर्थात 1। लेकिन यहाँ पे देखो Br से किस में कन्वर्ट हो रहा है Br2, तो 2 स्पेसीज हो रहा है ना, 2 एटम। तो अगर यहाँ पे हम NF निकालना चाहेंगे तो 2 × 1 = 2 और यहाँ पे अगर NF निकालेंगे तो दिस विल गिव यू 5 × 2। यहाँ भी तो कन्वर्ट हो रहा है, ब्रोमीन 2 एटम में बदल रहा है। इधर Br2 हो या उधर Br2 हो, 2 एटम में बना ना। तो इधर से अगर 2 एटम टूट के 1 में जाएगा तब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 एटम से अगर 2 एटम में बनेगा तब भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये भी हो गया 10। अब अगर इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो ये भी हो जाएगा U1 और E2। दिस इज द मोलिकुलर वेट बाई NF1, मोलिकुलर वेट बाई NF2। सो मोलिकुलर वेट इसका बताइए कितना होगा, नहीं मालूम तो रहने दो, निकाल लेंगे बाद में। यहाँ पे मोलिकुलर वेट बाई NF1 2, मोलिकुलर वेट बाई 10।
एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 इंटू मोलिकुलर वेट बाई 10 कैंसिल होगा। सो दिस इज योर 3 इंटू मोलिकुलर वेट बाई 5। ये मोलिकुलर वेट इसका होगा, ब्रोमेट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कंप्लीटेड। चलिए, इतना सारा चीज इंपॉर्टेंट था हमने देखा, जिसको कि हम लोग कैलकुलेट करके ही निकाल सकते थे। ओके, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलावा भी देखेंगे। क्या क्या चीज होता है। देखो, कितना था 8 FAS, दिस इज द मोहर साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? मोहर साल्ट। ये हो गया आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6 मोल ऑफ वाटर को बोलते हैं। इसको याद रख लो, आयरन सल्फेट अमोनियम 6 मोल ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड मोहर साल्ट। ओके, मोहर साल्ट। ये मोहर साल्ट जो है Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट होता है। तो बोलिए कि यहाँ पे NF कितना होगा? 3 - 2। 3 - 2 इक्वल टू 1। इसका 1 हो गया, 9। हाँ, ऑक्जेलिक एसिड H2, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा। H2CO3, दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। ये सी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। अब देखो, यहां पे तुम देखोगे तो इसका +6 आता है, और यहाँ पे देखेंगे तो +4 आएगा। तो यहाँ NF जो होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पहले कर दो, और कितने एटम हैं कार्बन के? यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका ऑक्जिलेट आयन जो होता है, ये रहे चाहे C2O3, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 2-, दिस इज कॉल्ड ऑक्जिलेट आयन। MnO2 डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है +2 में, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ NF इसका याद रखिएगा, कितना होगा? 2 हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का भी ऐसा ही होता है। ये सीधे चला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या यूँ कहो कि इसको 2+ पे चला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
प्लस KCl, ठीक है। तो इसका सिंपली जानो कि ब्लीचिंग पाउडर का NF जो होता है यह भी होता है 2, ओके। आयोडीन IO3 का माइनस, IO3 माइनस, इसका NF भी होता है 2। इस सब का याद रख लो। 12 का हो गया, 13, ये सब याद रख लेना। SN2 प्लस का से सिंपली SN4 में जाता है, तो इसका भी NF हो जाएगा 2। SO3 2 माइनस, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है SO4 2 माइनस में। तो देख लो कि कितना का डिफरेंस क्या आएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा NF इक्वल टू 2। यहाँ देखिए 8 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 2 तो 4, तो प्लस यहाँ 4, तो 6 माइनस 4 2 हो गया। आयोडीन का सिंपली कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड आयन में, तो यहाँ भी N फैक्टर जो होगा, या देखिए -1 और यहाँ पे 0, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या होगा, यहाँ पे -1 है, सो 0 + 1 और 2 एटम ऑफ आयोडीन है, तो 2, ये सारे 2 वाले हैं, इसको याद कर लेंगे। जो कुछ अलग होगा 2 से उसको हम लोग देखेंगे। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S सल्फर में कन्वर्ट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो हाफ रिएक्शन है ना। हाफ रिएक्शन का मतलब पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। जनरली जो चीज़ हमको निकालना है तो वो हम जानेंगे। तो यहाँ -2 और 0, तो NF इक्वल टू, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है NF निकालने के लिए, लेकिन फुल केमिकल रिएक्शन अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, बाद में जानना होगा आपको ये सारी चीज़ें। सो 0 और +2 इक्वल टू 2। अब देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात हम करें। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा वाटर में, ठीक है। यहाँ पे इसका NF होगा 2। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बात करेगा, मतलब काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे NF हो जाएगा 2। लेकिन अगर डिस्प्रपोर्शनेशन के अनुसार काम करेगा, अलग अलग H2O2 डिस्प्रोनेट, तो ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा H2O2 और प्लस हाफ O2। यहाँ पे NF होगा 1/2 + 1/2, तो जुड़कर 1 हो जाएगा इसका और इसका करके। ठीक है, अभी तो हमने देखा था आयोडेट का, IO3 का देखा था, उसका कितना आया था, अलग अलग 5 आ गया था जोड़कर, ठीक है। कितना था इस बार नंबरिंग,
19 19 होगा कि 19 था? 19 था। 20 देख लो, N2H4, ये सिंपली N2 प्लस 2 4H आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे NF जो निकालते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कितने होंगे, +2, और यहाँ पे नाइट्रोजन का 0। ओके, तो देख यहाँ पे कितने एटम है, 2 है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये हो गया। सो दीज ऑल आर द agents, either oxidizing agent, either reducing agent, which having the n factor. You should remember this all factor directly we can use in the calculation of your numerical. So I hope you will remember these all.